गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं एडवोकेट नेहा सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नेहा की पाठशाला में एक बार पुनः स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम लोग आधुनिक भारत को पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत के क्रम में मैं आप लोगों को सिख राज्य की स्थापना के बारे में पढ़ा रही हूँ। सिख राज्य की स्थापना से पहले स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को सिख धर्म की शुरुआत कब से हुई, कब से धार्मिक आंदोलन में सिखों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान देना शुरू किया, कब समाज के कुरीतियों के खिलाफ सिख आगे आए, कैसे सिख धर्म की स्थापना हुई, ऐसे संबंधित कई गुरुओं को स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अपने पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग गुरु तेग बहादुर को पढ़े हैं। गुरु तेग बहादुर के बाद मैंने आप लोगों को गुरु गोविंद सिंह की कहानी बताई थी और मैंने बताया था कि गुरु गोविंद सिंह जो थे वो आखिरी गुरु थे और उन्होंने कैसे पंच प्यारे के सिद्धांत को सेटिस्फाई किया, कैसे उन्होंने पंच का कार दिया, कैसे इन्हीं के कालखंड में स्टूडेंट ये क्या बोलते हैं कि पंच ककार के साथ साथ पुरुषों के नाम के साथ सिंह और महिलाओं के नाम के साथ कौर लगने लगा। इन सभी चीजों को मैंने आप लोगों को बता दिया है और आज हम लोग ये सिखों के राजनीतिक इतिहास में एंटर कर जाएंगे, अर्थात राजनीतिक गतिविधियां इनकी शुरू हो जाती है। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जब गुरु बनते हैं तो ये एस्टेब्लिश कर देते हैं कि वो ही अंतिम गुरु है, इनके बाद गुरु परंपरा नहीं रहेगी, गुरु ग्रंथ साहिब के ही अनुसार हम लोग काम करेंगे, लेकिन अगला गुरु कोई नहीं होगा। तो वास्तव में अगला गुरु कोई नहीं होता है, इनके अगले जो शिष्य रहते हैं वो ये कमान संभालते हैं, लेकिन वो गुरु का पद नहीं धारण करते हैं स्टूडेंट, वो ऐसे ही राजनीतिक गतिविधियों में काम करते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह के बाद गुरु का पद समाप्त हो जाता है। तो कुछ फैक्ट्स है स्टूडेंट जो गुरु गोविंद सिंह के बारे में हम लोग का छूटा है वो मैं लिखवा देती हूँ, उसके बाद हम राजनीतिक इतिहास की कहानी को पढ़ेंगे। आप नोट डाउन करते चलिएगा स्टूडेंट। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह जो थे गुरु तेग बहादुर के ही पुत्र थे, क्योंकि ये तो आप लोग का क्लियर है कि वंशानुगत हो गया था पद। इनका जो कालखंड था 1675 से 1708 था। इनकी भी हत्या कर दी गई थी स्टूडेंट, मैं अभी बता देती हूँ। गुरु गोविंद सिंह, एक तो मैंने बताया कि तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर के पुत्र। हम लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार से संबंधित है, इसलिए मैं सारी चीजें लिखवा देती हूँ। इनका जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। स्थान कहाँ था? तो स्थान था पटना। आपके बिहार की राजधानी पटना स्टूडेंट था। इन्होंने आनंदपुर साहिब की स्थापना की तथा इसे अपना केंद्र बनाया। आनंदपुर साहिब तथा इसे अपना केंद्र बिंदु बनाया कि वो यहीं से अपना काम करेंगे। 1704 ईस्वी में स्टूडेंट इन्होंने चमकौर के युद्ध में मुगलों को पराजित किया था। 1704 ईस्वी में चमकौर का युद्ध हुआ था, मुगल पराजित हुए थे। ये तो आप देखते हैं कि गुरु हरगोविंद के समय से ही सैन्य शिक्षा की शुरुआत हो गई थी। तो वास्तव में जब शुरुआत उस टाइम में हुई थी स्टूडेंट्स, तो सारे जो सिख गुरु हुए उन लोगों के कालखंड में ये बढ़ा ही होगा और इसकी व्यवस्थाएं दुरुस्त ही हुई होंगी। 1699 में ही इन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत कर दी थी। खालसा पंथ की शुरुआत। अच्छा, हम लोग खालसा भूमि के बारे में पढ़ते थे, जिसमें था कि खालसा भूमि वो होती थी जिसपे सीधे सेंट्रल का राइट होता था। ये हम लोग सल्तनत काल में पढ़े थे। लेकिन स्टूडेंट, खालसा पंथ क्या था? तो खालसा पंथ ये था कि सैन्य ताकत को मजबूत करना, इसका कार्य था सैन्य ताकत को मजबूत करना। और कल मैंने पंच प्यारे की कहानी भी आप लोगों को बताई थी। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे, नहीं सुने होंगे, तो जाके हमारा पिछला लेक्चर जरूर देखिएगा। तो सैन्य ताकत को इन्होंने मजबूत किया, साथ ही इन्होंने हिमाचल और उत्तराखंड में कुछ निम्न स्थापनाएं की। पोंटा साहिब की स्थापना इन्होंने हिमाचल प्रदेश में की। इंपॉर्टेंट है, वो लिखवा दे रही हूँ परीक्षा और परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। पोंटा साहिब की स्थापना इन्होंने हिमाचल प्रदेश में की।
तथा हेमकुंड साहिब की स्थापना इन्होंने की। आप अगर ये उत्तराखंड जाते होंगे तो वहां पे इन्होंने हेमकुंड साहिब की स्थापना की। इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखा है स्टूडेंट। इनके समय में कुछ किलों का भी निर्माण करवाया गया है, जो कि गुरु गोविंद सिंह ने कुछ किले का भी निर्माण करवाया। कौन कौन सा किला है मैं लिखवा देती हूँ। पहला है आनंदगढ़, आनंदगढ़ का किला। दूसरा है स्टूडेंट आनंदगढ़ के साथ साथ केशवगढ़, लौगढ़, केशवगढ़। तीसरा है लौगढ़, केशवगढ़, लौहगढ़, लौहगढ़। और चौथा किला है फतेहगढ़। ये 4 किलों की स्थापना इन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने करवाई। आदि ग्रंथ का, गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ का पुनः संकलन, पीछे भी मैं बता चुकी हूँ। आदि ग्रंथ का पुनर्संकलन इन्होंने करवाया और नाम क्या दिया गया, गुरु ग्रंथ साहिब। और यही इन्हीं के हिसाब से आगे का काम चलता है। गुरु की परंपरा समाप्त हो जाती है, गुरु ग्रंथ साहिब को ही अंतिम गुरु माना जाता है। उसके बाद स्टूडेंट इन्होंने निम्न कुछ पुस्तकों की भी रचना की। उन पुस्तकों में एक है विचित्र नाटक, जो इनका ऑटोबायोग्राफी है, विचित्र नाटक। साथ ही स्टूडेंट दूसरा है कृष्णावतार, चंडी चरित और जफरनामा। जफरनामा जो है वो कलेक्शन ऑफ लेटर है, चिट्ठियों का संग्रह है जो औरंगजेब को लिखा गया था स्टूडेंट। अजीम खान नामक व्यक्ति ने इनकी हत्या कर दी थी। अजीम खान नामक व्यक्ति ने 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में इनकी हत्या कर दी थी। और जहां इनका हत्या हुआ स्टूडेंट्स नांदेड़ में, तो नांदेड़ में भी एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा हुजूर साहिब, गुरुद्वारा हुजूर साहिब। मतलब कहा जा सकता है कि जहां इनको दफनाया गया है उस गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा हुजूर साहिब। अब मैं यही बता देती हूँ कि इनके मृत्यु के बाद अगले जो इनके शिष्य रहते हैं, सिखों का नेतृत्व कौन किया इनके बाद, बंदा बहादुर। अब समस्या क्या उत्पन्न हुई स्टूडेंट्स की, समस्या ये उत्पन्न हुई कि गुरु गोविंद सिंह तक तो गुरु परंपरा थी, उसके बाद जब इनके शिष्य बंदा बहादुर ने कमान को संभाला तो ये इनको गुरु नहीं बनना था, गुरु की परंपराओं को आगे बढ़ाना था। तो मैं अभी आप लोग को बता देती हूँ, आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए। अब क्या होता है स्टूडेंट इसमें कि गुरु परंपरा तो समाप्त हो जाती है, और गुरु परंपरा समाप्त हो जाती है तो गुरु के बातों को लेके चलना होता है, गुरु के जितने भी सिद्धांत होते हैं वो सारे समाज में रिप्रेजेंट करने होते हैं। और इसके लिए अगला कमान मिलता है बंदा बहादुर को। और बंदा बहादुर जैसे आते हैं उस टाइम गुरु परंपरा समाप्त होने के कारण क्या होता है कि धार्मिक गतिविधि समाप्त हो जाती है, और यहीं से शुरू हो जाता है सिखों के राजनीतिक इतिहास का दौर। सिखों के राजनीतिक इतिहास का दौर शुरू हो जाता है। तो राजनीतिक इतिहास का दौर शुरू होता है तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट कि पहले राजनीतिक नेता बंदा बहादुर होते हैं सिखों के पहले राजनीतिक नेता के रूप में बंदा बहादुर को जाना जाता है। ये जब आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में तो ये पहले सिख राज्य की स्थापना का प्रयास करते हैं। सिख राज्य की स्थापना का ये प्रयास कर ही रहे होते हैं, गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह के सिद्धांतों के बारे में भी लोगों से बताते हैं। तब तक कुछ कन्फ्लिक्ट होता है और 1717 में इनको फांसी की सजा दे दी जाती है। किसके द्वारा, तो फर्रुखसियर के कालखंड में। तो मैं अभी लिखवा देती हूँ। बंदा बहादुर का मूल नाम रहता है
लक्ष्मण देव। याद रखिएगा स्टूडेंट की जिस धर्म में पद वंशानुगत था उस धर्म में बंदा बहादुर शिष्य थे गुरु गोविंद सिंह के, और उनको उन्होंने अगला नेता चुना, अगला नेतृत्वकर्ता चुना। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस लालच भरी दुनिया में किसी और को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना शायद ही बहुत और त्याग और बलिदान का कार्य रहता होगा। तो बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव था, अन्य नाम भी था इनका। इनका अन्य नाम माधव दास बैरागी था। माधव दास बैरागी, माधव दास बैरागी था इनका अन्य नाम। साथ ही स्टूडेंट ये गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे, ये मैं कई बार चर्चा कर चुकी हूँ, लेकिन गुरु गोविंद सिंह को ये मिले कहाँ थे, तो नांदेड़ में ये गुरु से मिले थे। नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह से मिले। सिखों के पहले राजनीतिक नेता भी थे। सिखों के पहले राजनीतिक नेता भी थे। प्रथम सिख राज्य की स्थापना का प्रयास, प्रथम बार सिख राज्य की स्थापना का प्रयास भी इन्होंने किया था। फर्रुखसियर के काल में 1717 ईस्वी में इन्हें फांसी दिया गया। बहुत ऐसी बातें जिसमें हम लोग प्रकाश नहीं डालेंगे स्टूडेंट, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है। तो मुगल बादशाह फर्रुखसियर के काल में इनको फांसी दे दिया गया 1717 ईस्वी में। उसके बाद यहाँ पे तो इनकी कहानी समाप्त हो जाती है। अब 1717, अब मैं एक चीज बताने जा रही हूँ, आप लोग को ध्यान दीजिएगा। 1717 से लेकर 1748 और 1748 से लेकर 1763, ये जो समय रहता है वो सिखों के लिए बहुत ही असंतुलित समय रहता है। 1717 में बंदा बहादुर समाप्त हो जाते हैं, और इस टाइम पीरियड में क्या होता है कि पंजाब में पूरी राजनीतिक शून्यता स्थापित हो जाती है, अर्थात कोई कार्य नहीं होता है। कभी आप देखते हैं, आप पीछे का इतिहास भी पढ़ चुके हैं, नादिर शाह का आक्रमण आपने पढ़ा, कोई नेता नहीं पंजाब में, नेतृत्वकर्ता मुगल बादशाह ही होते हैं, क्योंकि वो इनको फांसी देने के बाद इनका कोई गवर्नर रूल करता है पंजाब में। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट की, नादिर शाह के बाद आप अब्दाली का आक्रमण देखते हैं। पिछले लेक्चर में स्टूडेंट अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाके जरूर देखिए। मैंने ये भी बताया था कि मराठों ने भी एक टाइम पीरियड के लिए पंजाब पर अधिकार किया था, जिसके बाद अब्दाली आते हैं और पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। तो इन सभी समस्याओं से जूझ रहा होता है पंजाब, और पंजाब में क्या था, कोई भी मजबूत शासक नहीं था, मजबूत नेतृत्वकर्ता का अभाव था। लेकिन ऐसा नहीं था कि यहाँ पे सिख नहीं थे, एकदम कमजोर हो गया था पंजाब की स्थिति उस दौरान, और लीडर कोई नहीं था, विदाउट लीडरशिप में चल रहा था। इस बीच में जो यहाँ तक का टाइम पीरियड चलता है, इनके बाद क्या होता है कि 1748 ईस्वी में स्टूडेंट सरबत खालसा की शुरुआत होती है। सरबत खालसा 1748 के बाद मैं बता रही हूँ। अब सरबत खालसा क्या होता है कि कोई भी कार्य हो, जैसे गुरु नानक देव सिखों के गुरु रहते हैं, 10 गुरु हुए रहते हैं, इनकी जयंती होती है, इनके समारोह होते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि रास्ते पे जन कल्याणकारी कार्य करते हैं। और जैसे सरबत खालसा का मतलब, सरबत शब्द मतलब लिक्विड, आप समझ रहे हैं, शरबत पिलाते हैं। और इसको पिलाने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि 10-20 गांव के लोग मिलके चंदा लगाते हैं, और चंदा लगाने के बाद ये क्या करते हैं, ये कार्यक्रम का आयोजित करते हैं, इकट्ठा होते हैं, जयंती समारोह मनाते हैं। तो पहली शुरुआत हुई 1748 के बाद इसकी।
उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इन लोगों ने, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब तो आखिरी गुरु मान ही लिया गया था, गुरु मत्ता की शुरुआत इन्होंने की। गुरु मत्ता मतलब अब ये ऊपर वाला काम कर ही रहे हैं, तो काम कर रहे हैं, अब इस काम को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। पढ़े लिखे लोग थे, इकट्ठा होते थे, तो इन लोगों ने गुरु मत्ता की का शुरुआत किया। और गांवों का समूह, जैसे कोई भी काम होता था तो इन्होंने बना दिया कि गांव का समूह निर्णय ले, गांव का समूह निर्णय ले। अब जैसे मान लीजिए कि अगर सरबत खालसा ही करना है तो पहले गांव का समूह बैठ के इस पे वोटिंग हो, चर्चा हो, कितना इन्वेस्ट करना है, क्या काम करना है। उस तरीके से इन्होंने उस टर्म को नाम दिया गुरु मत्ता, मतलब गांव का समूह बैठे और बैठ के निर्णय ले और अपना मत दे कि हमें क्या करना है। उसके बाद ये काम होने लगा। अब देखिए 10-20 गांव थे जो पहले चंदा देते थे, वही गांव इकट्ठा होने लगे और इकट्ठा होने के बाद क्या किए कि अपना निर्णय देते थे कि कोई भी काम कैसे करना है। और इसके बाद स्टूडेंट स्टार्ट होता है, स्थापना होता है दल खालसा का। और ये जो इस टाइम पीरियड में होता है, अब दल खालसा की शुरुआत किसने की, तो इस कंसेप्ट को दिया एक व्यक्ति कपूर सिंह ने। कपूर सिंह ने इस कंसेप्ट को दिया। इस कंसेप्ट के बाद क्या हुआ कि जो ये गांव थे वो ये सोचने लगे कि हम मान लीजिए कि 10-20 गांव मिलकर सरबत खालसा का कार्य कर रहे हैं, उसके बाद स्टूडेंट हम ये कर रहे हैं कि गुरु मत्ता के आधार पर हम काम करना शुरू कर दिए कि हमारा मत जो होगा वो मत हम बहुमत से पारित करेंगे और जो विचारधारा होगी वो गुरु मत कहलाएगी और उसी पे हम लोग अगला कार्य करेंगे। अब ये जो चीज एक जगह हुआ, उसके बाद क्या हुआ, स्टूडेंट की दल खालसा का अस्तित्व आया। और दल खालसा का अस्तित्व जैसे आया, ये कपूर सिंह के नेतृत्व में आया। अब क्या हो गया कि ये लोग 10-20 गांव मिलके एक लीडर चुने कि हम एक लीडर चुनते हैं, 10-20 गांव के लोग मिलके चुने, कुछ जनता मिलके चुने। जैसे हमारे यहाँ मुखिया का, जिला परिषद, वार्ड, सरपंच का कॉन्सेप्ट होता है, वही चीजें यहाँ आई, वो इस टाइम पीरियड में आई कि क्यों ना हम अब अपना एक बेहतर नेतृत्वकर्ता चुने। और वो नेतृत्वकर्ता कैसे चुना जाएगा, कोई एक पार्टी का हमको सदस्य बनना पड़ेगा। तो दल खालसा इन्होंने एक पार्टी बनाई, अपनी यूनिटी बनाई और उसको हेड बने कपूर सिंह, इन्हीं के नेतृत्व में बना। और अब जितने सिख लोग थे ये को अपना मेंबरशिप इससे लेने लगे। अब मेंबरशिप लेने लगे तो अब एक और कंसेप्ट आया कि ये दल खालसा किस रूप में काम करेगी। तो स्टूडेंट यही मिसल के रूप में आगे चल के डेवलप हुआ। मिसल जो कि 12 मिसल थे सिखों से संबंधित। जब इनका राजनीतिक इतिहास हम पढ़ते हैं तो 12 मिसल उसके बाद अस्तित्व में आए, जो कि 12 छोटे छोटे राज्य थे। ये 12 मिसल जो थे वो छोटे छोटे राज्य थे। और मैं आप लोगों को सभी मिसलों के बारे में बता दूंगी, जैसे कन्हैया मिसल है, दल्ले मिसल है, भंगी मिसल है, आपका फिजूलपुरिया मिसल है, रामगढ़िया मिसल है, निशानिया मिसल, अहुलवालिया मिसल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मिसल एक होता है स्टूडेंट जिसका नाम रहता है सुकरचकिया मिसल। सुकरचकिया मिसल, इस सुकरचकिया मिसल की स्थापना किसने करा रहता है, तो कीरत सिंह। और कीरत सिंह के बाद इनके पुत्र महासिंह अस्तित्व में आते हैं। और महासिंह के ही पुत्र रहते हैं रंजीत सिंह, जिसकी कहानी हम लोगों को पढ़नी है। हम डायरेक्ट रंजीत सिंह पे नहीं आएंगे, हम इस सभी मिसल्स को पढ़ेंगे। और सुकरचकिया मिसल इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहता है, जिसके संस्थापक रहते हैं कीरत सिंह। कीरत सिंह के पुत्र महासिंह होते हैं और महासिंह के जो पुत्र रहते हैं रंजीत सिंह, जिनको हम लोग इतिहास में महाराजा रंजीत सिंह के नाम से जानते हैं। ये रंजीत सिंह पंजाब में एक व्यवस्थित शासन व्यवस्था की शुरुआत करेंगे और ये ब्रिटिशर्स को भी फाइट करेंगे। तो आप सभी इन सभी चीजों को नोट कर लें और इनको पढ़ लें, क्योंकि हम कल के लेक्चर में आपको बताएंगे कि कैसे रंजीत सिंह ने अपना शासन प्रशासन संभाला, कैसे उन्होंने सैन्य प्रशासन को संभाला, कैसे उन्होंने देश के साथ साथ विदेशों के युद्ध में भी भाग लिया, कैसे विदेशियों का भी इन्होंने सहयोग किया शासन प्रशासन संभालने में। तो स्टूडेंट्स, आप अगर इसको आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए। और हाँ, अगर आपको असुविधा हो रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने में तो आप रात 8 से 9 हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।